हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत एंड वेलकम आज नई वीडियो में, जिसकी हम नई शुरुआत कर रहे हैं। किससे? किरण की बुक का यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए जो मॉडल पेपर आए हैं, टेस्ट पेपर आए हैं, उसकी आज से प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलो, है ना। चलो, तो पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश स्थित प्रसिद्ध सांची का स्तूप निर्माण किसने कराया था? तो किसने? बिंबिसार, बिंदुसार, बृहद्रथ, तो अशोक ने। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। ठीक है। दूसरा है, हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? कुम्हारों का चाक, आग, लोहा, गेहूं, किसकी नहीं थी? तो लोहे की जानकारी नहीं थी। चाक की थी, आग की थी और गेहूं की थी। किसकी नहीं थी? लोहे की जानकारी नहीं थी। आप लोग इसको अटेम्प्ट करते चलना, रोक रोक के अटेम्प्ट करना। ठीक है। अकबर किसके संरक्षण में बड़ा हुआ था? किसके संरक्षण में? हेमू, फैजी, अबुल अबुल फजल, तो बैरम खान। बैरम खान में ऑप्शन 4, बैरम खान है। कौन सा हो गया? 3 का 4, बैरम खान के। अकबर का जन्म हुआ था 1542 में और ये बैरम खान के संरक्षण में बड़ा हुआ था। 4 ऑप्शन हो गया। अगला, अब देखो, 1857 का ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था। मतलब भारतीय सैनिकों द्वारा ब्रिटिश सेना में विद्रोह किया था। यही सही है, पहला सही है। असंतुष्ट राजाओं और नवाबों का विद्रोह था? नहीं। किसानों, बुनकरों और व्यापारियों का विद्रोह था? नहीं। उपयुक्त सही नहीं, पहला ही सही है। एक मतलब सेना का विद्रोह था, ब्रिटिश सेना में। अगला देखते हैं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था, किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? मैसूर, मंगलौर, श्रीरंगपट्टनम, मद्रास, तो कौन सी? मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि द्वारा ये समाप्त हुआ था। तो ये हमारा पहला पोर्शन सब कंप्लीट हो गया। दूसरा पोर्शन शुरू करेंगे, क्या? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। पहला इतिहास का था, अभी आ गया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब देखते हैं इसमें, ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक कौन सा? नील दर्पण। नील दर्पण किसने लिखा है? तो प्रेमचंद ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, दीनबंधु मित्रा ने, सुब्रमण्यम भारती ने। तो किसने लिखा है? ये नील मित्र लिखा है या दीनबंधु मित्र ने? कौन सा? नील दर्पण किसने लिखा है? दीनबंधु मित्र साहब ने लिखा है, दीनबंधु मित्र ने। है, तो 3 ऑप्शन हो गया। अगला देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम मार्गी और चरमपंथी, मतलब नरमपंथी और चरमपंथी 2 गुटों में कब हुआ था? तो देखो, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 1907 में हुआ था। कांग्रेस में 2 गुट बन गए थे। कब? 1907 के लगभग, 1906-7 में, नरमपंथी और गरमपंथी। इनका बंटवारा, इनकी जो है, दोनों की जो जो नीतियाँ थी, इनके जो तालमेल नहीं बैठा, तो इन्होंने 1907 में बंटवारा हो गया। लेकिन 1916 में फिर दोबारा एक हो जाते हैं। ये आएंगे, ये क्वेश्चन भी आगे। अगला देखते हैं, भारत में निम्न कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी है? तो कौन सी है? उराओन, यानी इसको उरांव भी बोलते हैं। उरांव ऐसे करके उरांव लिखते हैं। ठीक है, उरांव जाति बोलते हैं। तो उरांव जाति थी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ताना भगत आंदोलन उरांव जनजाति की एक शाखा है। मतलब ताना भगत जो है उरांव की एक शाखा है। और ताना भगत आंदोलन का शुरुआत कब हुई है? 1914 में हुई। आंदोलन कृषि व्यवस्था, जनजातीय संस्कृति, इन सब के लिए अंग्रेजों से जो है इनकी झड़प थी। ठीक है, जनजातीय व्यवस्था जो चलती थी उनको अंग्रेज नहीं मानने दे रहे थे, उन्हीं के लिए इन्होंने आंदोलन किया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो भैया गुजरात में हुआ था। कहाँ पे? पोरबंदर में हुआ था, है ना। कब? 2 अक्टूबर 1869 में। अगला देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती है? किससे की जाती है? तो भैया बिस्मार्क से की जाती है। बिस्मार्क, बिस्मार्क से की जाती है ना। तो देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना बिस्मार्क से की जाती है ना। अच्छा, स्वतंत्र भारत के ये प्रथम गृह मंत्री थे और इनकी जो है भारत के गृह मंत्री के रूप में भारत को एकीकरण करने के कारण इसकी तुलना बिस्मार्क से की जाती है। ये खत्म। अगला पार्ट आ जाएगा हमारा भूगोल। भूगोल पढ़ते हैं अभी। अब देखो, किस क्षेत्र में लवणता अधिक होने की संभावना? इनमें से हिंद महासागर, लाल सागर, देखो, हिंद महासागर, लाल सागर और उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, तो इनमें से लवणता किस में ज़्यादा होगी? तो ये लाल सागर में होगी। इनमें से लाल सागर में सबसे ज़्यादा लवणता होगी। क्यों होगी? देखो, इसमें लाल सागर में 37 से 41 प्रति हजार लवणता पाई जाती है। इन सब में क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में शुष्क वायु के प्रभाव से अधिक वाष्पीकरण होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ कोई बड़ी नदी भी नहीं है जिससे कि जो अपना मीठा पानी ला के इसमें लाल सागर में गिराए, इसलिए यहाँ लवणता अधिक है। ओके, चलो अगला देखो, टुंडा प्रदेश का महत्वपूर्ण क्रियाकलाप क्या है? तो भैया क्या है? मत्स्य उद्योग, पशुपालन, शिकार करना, कृषि, तो क्या है इसमें? 12 में 2, पशुपालन। पशुपालन महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। टुंडा प्रदेश का शाब्दिक अर्थ होता है बंजर भूमि। यहाँ पे बायोम नहीं मिलता और सूर्य ताप बहुत कम, मतलब सूर्य ताप का अभाव रहता है, प्रकाश नहीं मिलता है, जिस कारण वनस्पति विकास नहीं होगा यहाँ पे।
अच्छा, यहाँ पे पशुपालन व्यवसाय प्रचलित है। जो पशुओं के लिए, पशुओं किस लिए पालन करते हैं? मांस के लिए, दूध के लिए, ऊन के लिए, खाल के लिए, इन सब के लिए इनका यहाँ पालन किया जाता है। अच्छा, इन पशुओं में रेंडियर और कैटबू ये प्रमुख है। रेंडियर और कैटबू यहाँ पे पाले जाते हैं टुंड्रा में। भारत की निम्नलिखित कौन सी पर्वत श्रृंखला सर्वाधिक प्राचीन है? सबसे प्राचीन जानते हैं भैया, अरावली, पढ़े होंगे कई बार, अरावली है, हाँ, अरावली पहाड़ी। ये इसमें माउंट आबू में अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची शिखर पड़ती है गुरु शिखर, ये माउंट आबू में पड़ती है। उसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, ये भी याद रख लेना। एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हुए एम हैरो, उनके अनुसार ये पहाड़ियाँ धरातल पर सबसे प्राचीन मानी गई हैं, पृथ्वी पर सबसे प्राचीन। अच्छा, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिमलीपाल बायो रिजर्व है? तो कहाँ है भैया? ये सिमलीपाल उड़ीसा में है, ये याद रखना, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा। तो सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में। ओके, अगला देखो, भारत के कृष्ण क्रांति मतलब काली क्रांति किस उत्पाद से संबंधित है? तो कच्चा पेट्रोलियम से। काली क्रांति कच्चे पेट्रोलियम से संबंधित है ना। ठीक है जी, अगला देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आएंगे अभी। अर्थव्यवस्था पढ़ लो, क्वेश्चन नंबर 16 अर्थव्यवस्था शुरू हो रही है। देखो, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना, कौन सी पंचवर्षीय योजना अनावृष्टि, जहाँ मतलब बारिश नहीं हुई थी और उस टाइम पे 2 युद्ध हुए थे, कौन कौन से याद होगा आपको? 1962-65 वाले, चीन और पाकिस्तान वाला, तो कब हुए थे? तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, कहाँ है? 2 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। तीसरी पंचवर्षीय योजना काल कब तक का है? 1961 से लेके 66 तक। उसके बाद में 3 पंचवर्षीय योजनाओं का अवकाश रहता है, कब? 66-67 में, 67-68 में, 68-69 में, ये 3 में इसको योजना अवकाश बोलते हैं। 66 से 69 को 3 साल, है ना। और ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में बारिश भी नहीं थी, अकाल भी पड़ा था, और भैया ये 2 युद्ध भी हुए थे। ठीक है, पी ऑप्शन हो जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी है? तो ये 2017 से चली है, 12 से लेके, तो 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक, ये लास्ट है, इसलिए पूछिए, लास्ट है, सबसे लास्ट। उसके बाद कौन आ गया है फिर क्या आ गया? नीति आयोग नहीं आ गया है, योजना आयोग खत्म हो गया है। अगला देखो, अंत्योदय अन्न योजना, है ना, की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो भैया 2000 में हुई थी। 25 दिसंबर 2000 को अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत हुई। इसमें क्या करते हैं? इसमें जो बीपीएल परिवार है ना, उनको अनाज देते हैं। 2 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से गेहूँ, और 3 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से चावल, और 5 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से शायद दाल या मोटा अनाज, इस तरह देते हैं, है ना, ये दिए जाते हैं। ओके, ए ऑप्शन। कराधान का सामर्थ्य सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कराधान का सामर्थ्य प्रतिपादन, ये एडम स्मिथ ने। इसमें क्या होता है भैया कि मतलब जो जितना सामर्थ्य है ना, उस पर उसी के हिसाब से कर लगाना, इसको बोलते हैं। मतलब जैसे मैं हूँ 1000 दे सकता हूँ, तो मेरे पे 1000 के हिसाब से कर लगाना। कोई है 100 रुपये दे सकता है, तो फिर 100 रुपये के हिसाब से कर लगाना, तो इसको बोलते हैं सामर्थ्य। ये एडम स्मिथ ने दिया था कि जिसकी जैसे कर देने की योग्यता, उसके हिसाब से उस पर कर लगाया जाए। ठीक है, ये था। चलो अगला देखो, इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो जो हमारा जो एसबीआई है ना, इसकी स्थापना 1921 में हुई थी इंपीरियल बैंक के नाम से, और 1955 में इसका नाम, आज का नाम भारतीय स्टेट बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया था। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ भारतीय संविधान और लोक प्रशासन। अगला हमारा टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में लिखा गया है, हम भारत के लोग इस संविधान को अपनाते हैं, नहीं नहीं, अधिनियम में करते हैं, नहीं भैया, देख लेते हैं क्या है इसमें। हम भारत के लोग नागरिक हाँ, हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं प्रदान करते हैं। ये चौथा वाला सही है, स्वयं प्रदान करते हैं, ये लिखा गया है। ठीक है, देखो ये जो है, ये जो है उद्देश्य प्रस्ताव में ये बात बोली गई थी। तो ये कौन ने? जवाहरलाल नेहरू साहब ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, उसमें ये बात बोली गई है। और ये कब? 9 दिसंबर 1946 को। ये जब संविधान सभा का मतलब क्या पहली बैठक हुई, उसमें 13 दिसंबर को, 4 दिन बाद 13 दिसंबर को ये उद्देश्य संकल्प जो है प्रस्तावित किया गया था, उसी में ये बात बोली गई थी। ठीक है, 4 नंबर हो गया, डी ऑप्शन। मूलभूत मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मूलभूत अधिकारों का यही मतलब होता है, इनका मतलब होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ठीक है, धन विधेयक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? तो 110 में है। किसमें? 110 में धन विधेयक। ठीक, भारतीय संसद के अंग क्या हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये ए ऑप्शन हो जाएगा। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर भारतीय संसद बनेगी। ठीक है, इतना याद रखना पास। अगला, वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति, 1977 में कौन सी आई थी? ये आई थी, देखो इसमें आई थी अशोक मेहता समिति, है ना, और बलवंत राय मेहता 57 में आई थी। 1977 में ये अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था।
इसने जो है 2 स्तरीय पंचायती राजों के बारे में बताया कि 2 स्तर का पंचायती राज होना चाहिए। कौन सा? एक जिला लेवल पर और एक मंडल लेवल पर। इस मॉडल ने ग्राम पंचायत और पंचायत समिति को समाप्त करने की सिफारिश की थी। मतलब इसने 2 स्तर बताया, एक जिला लेवल पर, एक मंडल पर। ग्राम पंचायत को इसने समाप्त करने की बात कही थी अशोक मेहता समिति ने, 1970 में आई। ठीक है, 57 में बलवंत राय मेहता। अब विज्ञान आ गया हमारा। विज्ञान है, विज्ञान में देखो न्यूक्लियर के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो भैया इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। न्यूक्लियर के बाहर क्या मिलता है? डीएनए मिलता है। और कहाँ मिलता है? क्लोरोप्लास्ट में भी मिलता है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें ऑप्शन एक ही है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक, अगला देखो, अगला नंबर आ गया, जब आँख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? तो कौन सा? कार्निया, रक्तपटल, नेत्र श्लेष्मा यानी कंजक्टाइल बोलते हैं ना, कटवाइल, क्या नाम ही खतरनाक है, कंज कटवाइवा, कंज कोटाइवा, पता नहीं क्या नाम है, नेत्र श्लेष्मा याद रख लो हिंदी में। ठीक है, तो ये ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन हो गया 3, नेत्र श्लेष्मा सूज जाता है, गुलाबी हो जाता है। अगला, जब अमोनियम क्लोराइड को पानी में भंग किया जाता है, पानी मिलाया जाता है, तो समाधान ठंडा हो जाता है। इस परिवर्तन को क्या बोलते हैं? इसको एंडोथर्मिक बोलते हैं। ए ऑप्शन है। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक, यानी ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया उसको बोलते हैं। जब अमोनियम क्लोराइड पानी में घुलता है तो घोल का ताप घटता है और ऊष्मा का अवशोषण होता है। इसको ऊष्माक्षेपी बोलते हैं, इसको अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। और इसका पीएच मान 7 से नीचे आता है और अम्लीय, इसका अम्लीय बन जाता है। ठीक है, एंडोथर्मिक बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी। अगला देखो, भारत में परमाणु ऊर्जा की दीर्घकालीन संभावना देश में किसके भंडारों पर निर्भर करती है? तो भैया थोरियम। और इसके भंडार कहाँ पे हैं? केरल की मोनोजाइट बालू में है। और इसी के निर्भर करती है जो हमारे यहाँ आगे इसका दीर्घकालीन परमाणु ऊर्जा का दीर्घकालीन भंडार जो है, उसी कारण हमारी जो आगे कैसी स्थिति चलेगी, क्या होगा? थोरियम पर डिपेंड करेगा। ए, किसी व्यक्ति तक गामा किरणों के माध्यम से स्थानांतरित हुई ऊर्जा किस इकाई द्वारा नापी जाती है? गामा किरणें की ऊर्जा स्थानांतरित हो रही है तो किससे मापेंगे? तो रोन्टगन द्वारा है। कौन सी? रोन्टगन, ऑप्शन 3, रोन्टगन से नापते हैं। अब अगला पढ़ेंगे प्रारंभिक अंकगणित। इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, बाकी अब देखेंगे। ये 5 क्वेश्चन छोड़ देते हैं क्योंकि एक साथ ही पढ़ेंगे, मैप वाले, उसका चार्ट वाले, और इसको एक साथ पढ़ लेंगे। 35 तक छोड़ दें, 36 से पढ़ेंगे। सामान्य हिंदी पढ़ते हैं। चलो, सच शब्द का विलोम क्या होता है? झूठ नहीं, झूठो होता है। ये झूठ नहीं होता, झूठ। ये सही है, ध्यान रखना, है ना। ये मत लगा देना, ये वाला सही है। 3, दामिनी का पर्यायवाची क्या होता है? दामिनी बिजली को बोलते हैं, बिजली, है ना। चपला, चंचला, बिजली, ये सब दामिनी के हो गए। 4, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त तो शब्द का चयन करना है आपको। निश्चित समयावधि में होने वाला आदेश क्या कहलाता है? अध्यादेश कहलाता है। अध्यादेश, 2 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, अध्यादेश। अच्छा, अगला देखो, विपद जाल में कौन सी संधि है? विपद जाल में व्यंजन संधि, बिल्कुल राइट है, व्यंजन संधि। देखो, व्यंजन संधि का थोड़ा सा एक बार एक गुण देख लो। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन से व्यंजन के मेल को जो बेकार उत्पन्न करता है ना, उसको व्यंजन संधि बोलते हैं। तो विपद जाल मतलब विप धन जाल, इसको बोलेंगे विपद जाल, और इसमें व्यंजन संधि है। एक ऑप्शन हो गया। निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कौन से हिस्से में त्रुटि है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है, नहीं गुजर रही है। ये गलती है यहाँ पे, तो गुजर गई है नहीं, गुजर रही है। इसमें काल संबंधी गलती है ना। ए ऑप्शन हो गया, काल संबंधी, गुजर गई नहीं, गुजर रही है होगा। अब सामान्य अंग्रेजी पढ़ लेते हैं। ठीक है, सामान्य अंग्रेजी, ओके। चलो, तो आपको बताना है पहले। पहला नंबर क्वेश्चन बोलता है, दिस मैटर हैज़ बीन हैंगिंग फायर, हैंगिंग फायर, इसका मतलब बताना। हैंगिंग फायर फॉर दी लास्ट मैनी मंथ्स एंड मस्ट देयर फॉर बी डेडिकेटेड डिसाइडेड वन वे और दी अदर। तो इसमें इसका मतलब क्या होगा? मतलब आपको हैंगिंग फायर का मतलब नहीं बताना है। तो हैंगिंग फायर का मतलब होता है गोइंग ऑन स्लोली, मतलब थोड़ा लेट होना। इसको हैंगिंग फायर मतलब गोइंग ऑन स्लोली, है ना। कौन सा हो गया? ऑप्शन 4 हो गया। अगला देखो, इसका मीनिंग बताना है आपको। एट वंस क्या? फिंगर ट्रिप, एट वंस फिंगर ट्रिप, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कंप्लीट नॉलेज। 3 ऑप्शन है, 42 का ऑप्शन नंबर 3, कंप्लीट नॉलेज होना। ओके, अगला देखो, अब है ये किस पे? पैराग्राफ पे आधारित। मैनी सोशियोलॉजिस्ट हैव आर्ग्यूड दैट देयर इज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक सिस्टम। दे पॉइंट टू द फैक्ट दैट mass formal education began in the industrial society. They note that the expansion of economies of industrial societies is accompanied by a corresponding expansion of their educational system.
They explain this correspondence in terms of the needs of industry for, for skilled and trained manpower, needs which are met by the educational system. Thus, the provision of mass elementary education in Britain in 1870 can be seen as a response to the needs of industry for a literate and numerate workforce at a time when industry processes were becoming more complex and the demand for technical skill was steadily growing. देखो इसके हिसाब से आपको आंसर देना है। तो द ऑथर आर्ग्यूज दैट, क्या आर्ग्यू करता है ऑथर? इंडस्ट्री सोसाइटी चेंज दी पैटर्न ऑफ एजुकेशन, ये आर्ग्यू कर रहा है? तो बिल्कुल कर रहा है, यही पहला है। पहला सही है? नहीं, ये नहीं है। इंडस्ट्री सोसाइटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, हाँ ये सही है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन एट मास लेवल, ये सही है, बिल्कुल दो ऑप्शन सही है। अगला देखो, द इंडस्ट्री नीड्स ए लिटरेट वर्कफोर्स बिकॉज, क्यों ज़रूरत है लिटरेट पढ़े लिखे वर्कफोर्स की? तो क्यों ज़रूरत है? क्या है? इट्स ऑपरेशंस नीड इट, क्या है? इंट्रिकेट टेक्निकल नॉलेज, इनको टेक्निकल नॉलेज चाहिए, इसलिए इसको ज़रूरत है लिटरेट मैन फोर्स की, दो ऑप्शन। अगला देखो, द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सोशियोलॉजिस्ट आर बेस्ड ऑन ए स्टडी ऑफ, क्या? द कोरिलेशन बिटवीन इंडस्ट्री एंड एजुकेशनल इन ए हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, बिल्कुल सही है, यही बात है। इट कोरिलेशन होगा, कोरिलेशन बिटवीन इंडस्ट्रियल एंड एजुकेशन इन ए हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, ये सही है, ए ऑप्शन सही है। ठीक, अगला तर्क और तर्क शक्ति देखेंगे। देखो, अब आपको बताना है इनमें से ऐसे कितने टी हैं जिनके तुरंत पहले और तुरंत बाद में ई आ रहा है। तो देखो कितने टी होने चाहिए। पहले एक आ गया, एक टी के पहले ई दो आ गया, और टी के पहले तीन आ गया यहाँ, और टी के एक आ गया, चार आ गया, हाँ चार 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 चार, और देखो टी के पहले ई और बाद में पाँच आ गया, और ये छः आ गया। अच्छा, और ये टी के, एक मिनट, ये टी के पहले और बाद में आठ है ना, आठ है टोटल। एक मिनट, एक हो गया, टी के दो हो गया, और ये तीन हो गया, और एक चार हो गया, चार हो गया, चार चार पाँच छः सात, हाँ देखो पाँच, और ये छः, और देखो ये भी था एक सात, और एक ये लास्ट में यहाँ है आठ, आठ है टोटल, आठ। ठीक है, ये नहीं है बीच वाला, आठ है। ओके, आठ है, ये हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन चार। दिए गए प्रश्न को पढ़ें और यह निर्णय करें कि अनुसरण करने वाले कौन से तर्क प्रभावशाली हैं। देखो पढ़ लो। क्या माता पिता को अपनी बेटियों को शिक्षित करने में उतना खर्च करना चाहिए जितना वे अपने बेटों को शिक्षित करने में करते हैं? अब तर्क क्या दे रहा है? नहीं, ये यहीं से गलत हो गया। नहीं, लगभग सभी आंकड़े इस तथ्य को दर्शाते हैं कि लड़कियों से कहीं अधिक लड़के बुद्धिमान होते हैं। तो ये गलत है, पहला तो पहला नहीं दे रहा है। दूसरा, नहीं, हालांकि लड़कियां बुद्धिमान हो सकती हैं लेकिन माता पिता को उनके विवाह के लिए धन रखना चाहिए, ये कोई तर्क है? गलत है। तो मतलब दोनों ही तर्क, ना तो एक और ना तो दो, तीन ऑप्शन होगा, तर्क दोनों ही गलत है। ठीक है, अगला देखो, उस विकल्प को चुनें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से संबंधित है। यानी चिकित्सक रोगी से जो संबंधित है, वकील किससे? अभियोक्ता से संबंधित है ना, सी। अगला देखो, किसी कूट भाषा में बटर को ऐसे लिखा जाए, मिल्क को ये लिखा जाए, तो कूट भाषा में अर्थ को क्या लिखा जाएगा? देखो, देख रहे हो, बी को ई आया तो मतलब दो आ गए, तीसरा एक्स से यू से एक्स आया तो तीसरा आ गया, बी सी डी ई यू, यू वी डब्ल्यू एक्स, और टी यू वी डब्ल्यू, तीन तीन बढ़ रहा है तो तीन तीन बढ़ा तो ई से आगे ई एफ जी एच आ जाएगा, फिर ए से बी सी डी आ जाएगा, फिर आर एस टी यू आ जाएगा, एच डी यू, बी ऑप्शन हो जाएगा ये। ठीक है, अगला देखो, अगला देख लो, निम्नलिखित में कौन सा ये ट्रिक जो है ना, ये इससे संबंधित है, मतलब उस क्वेश्चन में कौन सा इस तरह के ट्रिक्स है। तो देख रहे हो, 3, 16 और 125, 3 से अगला क्या होता है? 4, 4 का वर्ग 16 है, और उससे 3 और 4 से अगला 5, 5 का क्यूब हो गया, मतलब 3 से अगले का वर्ग और उससे अगले का क्यूब। तो अब देख लो ऐसे, तो 5 से अगले का 6 का वर्ग, और 6 से अगला 7 होता है, 7 का क्यूब क्या होता है? 3 से 43, ये बी ऑप्शन सही है। ठीक है, करंट अफेयर्स, वैसे अभी का करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम एग्जाम आएगा ना उस टाइम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, वही आपको फ़ायदा देगा। फिर भी एक बार देख लो, किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा दिया है? तो आम आदमी पार्टी को। टोटल 6 हो गई हैं अभी। ठीक है, ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने हाल ही में ओबीसी का दर्जा दिया? तो ये मध्य प्रदेश ने दिया है। कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा
नार्को स्टेट बन गया है, तो ये सीरिया बन गया है, इंपॉर्टेंट है, सीरिया बन गया है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस देश ने अपना पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा-1 लॉन्च किया है? तो ये केन्या ने किया है टाइफा-1, किसने? केन्या ने। वित्त वर्ष 22-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? तो अमेरिका बन गया है, अमेरिका है टॉप पे, चीन दूसरे पे आ गया है। इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन फर्म हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 10 सबसे धनवान शहरों की सूची में शीर्ष पे कौन है? तो भैया न्यूयॉर्क टॉप पे, न्यूयॉर्क। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति और उसके उपग्रहों के अध्ययन के लिए जूस मिशन, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जूस मिशन लॉन्च किया है, जूस, है ना, जूस मिशन लॉन्च किया। क्या है इसकी फुल फॉर्म? यह है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर, जूस, ठीक है। ये 2031 में पहुंचेगा, 2031 में पहुंचेगा उस पर, किस पे? जुपिटर पे, बृहस्पति पे, याद रखना, ये भी याद रखना। आईसीसी के 2 पूर्ण सदस्य देशों के बीच पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय मैच में अंपायरिंग करने वाली, इतिहास रखने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? तो ये बन गई किम कॉटन, ठीक है। किम कॉटन ने ये श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच में हुए मैच में पहली बार महिला ने पुरुष के मैच में क्या की? अंपायरिंग की, तो किम कॉटन है वो। अगला, किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनियो इवेंट का टाइटल जीता? तो ये डीगो केस ने जीता था। किस शहर में नदी के अंदर चलने वाली भारत की प्रथम मेट्रो, नदी के अंदर पहली मेट्रो? तो कोलकाता मेट्रो, इंपॉर्टेंट है ये, कोलकाता मेट्रो। सामान्य जागरूकता देख लो। मैसूर पेट्टा एक पारंपरिक पोशाक है, कहाँ पहनते हैं? सिर पे पहनते हैं। कहाँ की है? कर्नाटक की है, सिर पे पहनते हैं। कभी त्योहारों पे, धार्मिक उत्सवों पे, शादी में इस तरह पहनी जाती है, सिर पे पहनने वाली पगड़ी होती है मैसूर पेट्टा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? सिक्का बंदरगाह, मुंदड़ा भी है, ओखा भी है। ये दिघी जो है ना, दिघी, ये कहाँ पे? महाराष्ट्र में, डी ऑप्शन। माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है, जो कहाँ पे है? माहुरी कहाँ का है? उड़ीसा का है। किसका? उड़ीसा राज्य का है माहुरी, ठीक है, माहुरी उड़ीसा राज्य का है। अगला देखो, अगर आपको देखना है तो थोड़ा और देख सकते हैं। माहुरी हो गया कहाँ का? उड़ीसा का। केरल के देख लो, केरल में चेंडा, मद्दलम, कुझल। हिमाचल प्रदेश में दमामा, दामघनाट, गज्जू, डोरू, नागरा, ढोल, जूनागढ़। ये अरुणाचल प्रदेश में उजूक, तपू, पोनू, कोक्सी, पुई, ये सब। ओके, चलो, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत में 8 महत्वपूर्ण उद्योगों में सम्मिलित नहीं? 8 में जो मेन कोर इंडस्ट्री है ना, 8 उनमें कौन सा नहीं है? तो कपास नहीं है। अब देख लो कौन कौन से हैं 8 में। बिजली, इस्पात, रिफाइनरी उत्पाद, कच्चे तेल, कोयला, सीमेंट, प्राकृतिक गैस और उर्वरक, ये 8 हैं। इसमें कपास नहीं आता है, ठीक है। अगला, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को 1995 से शुरुआत हुई इसकी। सुल्तान ऑफ जोहार कप किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। ओके, भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी? तो पंजाब को, पंजाब और हरियाणा राज्य को रोटी की टोकरी और चावल की टोकरी पश्चिम बंगाल को। किसोट नामक एक उपन्यास किसका है? तो सलमान रुश्दी साहब का है ना। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस टाइम का था, अभी तो ये नहीं है इतना इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य एक सामरिक कला यानी मार्शल आर्ट का स्वरूप नहीं है? मार्शल आर्ट नहीं है। तो देखो इसमें भैया कौन सा इसमें से आपका 69 में 69 में भैया आपका आएगा 3, यानी भवई नहीं है, भवई। छऊ है, लेजिम है और कलारी पट्टू है, भवई नहीं है, भवई नहीं है। 3 ऑप्शन है ना। देख लो कहाँ कहाँ के हैं, एक बार थोड़ा देख लेते हैं। देखो कलारी पट्टू कहाँ का है? ये है आकर्षण लेक, केरल का है, केरल का कलारी पट्टू। और एक होता है सिलम्बम, ये तमिलनाडु की मार्शल आर्ट है। एक होगा गतका, गतका कहाँ का है? ये पंजाब का है। और एक होता है मुष्टि युद्ध, ये कहाँ का? वाराणसी, यूपी का, वाराणसी का निहत्था मार्शल आर्ट, मुष्टि युद्ध। थांगटा, थांगटा है भैया कहाँ का? ये है मणिपुर का। अगला देखो मर्दानी खेल, ये मराठों का है, महाराष्ट्र का। और छऊ छऊ एक शास्त्रीय नृत्य, आदिवासी करते हैं छऊ छऊ को, ठीक है, भवई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने के संबंध है? यह है FATF है, ठीक है। FATF 1989 में स्थापना हुई और ये भैया मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण, इन सब को रोकने के लिए ये काम करता है FATF। अपठित हिंदी गद्यांश, अपठित हिंदी गद्यांश है, इसके आधार पर क्वेश्चन है। तो देख लो, विज्ञान जहाँ एक अच्छा सेवक है वहीं यदि उसकी सही तरह से प्रयोग नहीं किया जाए तो यह एक बुरा मालिक भी है। इस स्पर्धा के युग में विज्ञान ने मानव को दानव बना दिया है, अतः मनुष्य के एटम बम बनाकर अपने ही विनाश को बुलाया है। विज्ञान ने मनुष्य के श्रम को कम करके मानव के सामने बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न की है। आज किसको? श्रम कम करके, मनुष्य के श्रम को कम करके, है ना। आज मनुष्य विज्ञान का दास होकर बह गया है। आज विज्ञान के विनाशकारी आविष्कार
विश्व शांति के लिए खतरा बन गए हैं। वैज्ञानिक उन्नति के ने आज हमारे वातावरण को प्रदूषित कर दिया है। आज विज्ञान हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। इन सब बातों के लिए होते हुए भी हम विज्ञान की उपयोगिता को भुला नहीं सकते। विज्ञान के साथ बुद्धि और विवेक का विकास आवश्यक है। विज्ञान को मानव कल्याण करने वाले आविष्कार करने चाहिए। अब इसके आधार पर क्वेश्चन देख लो। विज्ञान ने मानव को क्या बना दिया है? दानव बना दिया। 2 ऑप्शन। विज्ञान ने मानव के सामने बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न की है। कैसे? मानव श्रम को कम करके। 1 ऑप्शन 71 में मानव श्रम को कम करके। अगला देखो 72। गद्यांश का उपयोग शीर्षक क्या हो सकता है? विज्ञान और मानव, विज्ञान अभिशाप या वरदान। 3 होगा, ये होगा। वैज्ञानिकों को कैसा आविष्कार करना चाहिए? मानव कल्याण करने वाले। एक ऑप्शन है ना, मानव कल्याण करने वाले। अगला देखो, विज्ञान एक बुरा मालिक है। ये क्या आशा है? इससे क्या आशा है? विज्ञान का स्वभाव मानव जीवन के विरुद्ध है। ये सही है। विज्ञान विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कार मानव जीवन के लिए खतरनाक हो रहे हैं, इसलिए भी बुरा मालिक है। विज्ञान का व्यवहार मनुष्य के अनुकूल नहीं है, ये भी सही है। तो 4 ऑप्शन हो गए, डी। ठीक है, 4 ऑप्शन। ठीक है, यहीं रोकें आज। चलो आज यहीं रोकते हैं। बाकी 76 से 100 तक 25 क्वेश्चन ये हो गए, 5 हुए, 30 क्वेश्चन कल करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आपको कैसी लगी वीडियो बताना। अगर इसमें और कुछ सुधार की गुंजाइश है तो आप वो भी बताना, इसको सुधार करूँगा। आशा है आपको पसंद आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। RDX GS गुरु के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर इसकी PDF डालूंगा डेली में। ठीक है, और आंसर डालूंगा, वो आप अटेम्प्ट कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद।